मेरा बेटा नशा करता था। एक रात 16 साल की लड़की को अगवा करके घर ले आया और उसके साथ मैं उस लड़की को छुड़वाने लगी। बेटा उसे छोड़कर मुझे कमरे में ले गया और कुंडी लगाकर मेरे साथ पति जैसा भी हो, बीवी के सर पर बहुत बड़ा साया होता है। जब वो ना रहे तो औरत की जिंदगी जीते जी नरक बन जाती है। लेकिन मैं वह बदनसीब हूँ कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, मेरा ही बेटा है। वह अंधेरी रात मैं कैसे भूल सकती हूँ जिसकी स्याही से मेरी ज़िंदगी में बर्बादी कर दी गई। रोनित मेरा 22 साल का बेटा था, घर का अकेला ही कमाने वाला था और वारिस भी था। मेरा पति के देहांत को बस कुछ ही महीने गुजरे थे कि वह एक रात एक लड़की को अपने साथ घर ले आया। कहने लगा कि मुझे इससे शादी करनी है, लेकिन मैं इनकार कर दिया। वजह ही ऐसी थी, मैं कभी रोनित की शादी उस लड़की से नहीं कर सकती थी। लेकिन मेरा इनकार करना था और रोनित आपे से बाहर हो गया। उसने इस लड़की को वहां से भगा दिया, लेकिन मेरा हाथ पकड़कर मुझे जबरदस्ती खींचता हुआ कमरे में ले गया। मेरी जान उस वक्त फना हुई। उसने मुझे बेड पर फेंका और कमरे की कुंडी लगाई। कहने लगा, आज तुम्हारी इनकार की तुम्हें सजा दूंगा, दुनिया वालों के सामने मुंह छिपाते फिरूंगी। उसकी बात का मतलब समझकर मेरा गम और गुस्से से बुरा हाल था। मैंने कहा, बस करो, मैं माँ हूँ तुम्हारी। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और फिर मेरे साथ वह मंजर सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोनित मेरे पति की इकलौती औलाद थी, इसलिए मेरा पति ने उसके अब तक सारे नखरे उठाए थे। इसलिए खुदगर्जी और बदतमीजी उसके रग रग में कूट कूट कर भरी थी। वह मुझसे कभी भी तमीज से बात नहीं करता था। बचपन से ही मेरा पति उसे सिखाते आया है कि रोनित, तुम मेरी सारी जायदाद के अकेले वारिस हो। कच्चे दिमाग में बार बार सुनना था और खुद बुद्धि उसके अंदर यही सारी बातें खुदगर्जी के तौर पर आ जाती थी। रोनित के साथ भी कुछ ऐसा ही मसला था। वो पूरे घर में यूं रहता जैसे वो मालिक है और मैं उसकी नौकरानी। मुझे नहीं याद कि उसने कभी मुझे माँ कहकर कहा हो। मेरा नाम निशा है और वह मुझे निशा ही कहकर पुकारता था। पहले पहले जब उसने मुझे यह कहकर पुकारा तो मुझे लगा शायद मेरा पति मुझे इसी नाम से पुकारता है, तो इसलिए रोनित की जुबान पर भी यही चढ़ गया है। मैंने फौरन उसे टोक दिया कि बेटा, तुम्हारी माँ हूँ, मुझे माँ कहा करो। लेकिन वह 7 साल की उम्र में भी बहुत ही बदतमीज किस्म का था। कहने लगा, नहीं, मैं तो तुम्हें निशा ही कहकर पुकारूंगा। मुझे इसका लहजा बहुत बड़ा और बदतमीज सा लगा। मैंने एक थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह थप्पड़ मुझे इस कदर महंगा पड़ जाएगा। मेरे पति उस वक्त ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे और रोनित स्कूल के लिए तैयार हो चुका था। मैं उसे नाश्ता बनाकर देने लगी तो कहने लगा, मुझे तुम्हारे हाथ का नाश्ता नहीं पसंद। उसकी इस बदतमीजी पर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा, मुझे माँ कहा करो, मैं माँ हूँ तुम्हारी। वह कहने लगा, निशा हो तुम और मैं तुम्हें हमेशा निशा ही कहकर पुकारूंगा। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आया। मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी इसका अंजाम मुझे तड़पा के रख देगा। वह रोने लगा। इस वक्त मेरा पति कमरे से बाहर निकला। रोनित से रोने की वजह पूछने लगा तो उसने मेरी तरफ इशारा किया। कहने लगा, इस औरत ने मुझे थप्पड़ मारा है। मैंने कहा कि मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा था, मुझे माँ के बजाय निशा कह रहा था। मेरी बात मेरे पति ने पूरी सुनी भी नहीं और जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। कहने लगा, तुम होती कौन हो मेरे बेटे पर हाथ उठाने वाली? तुझे मैं बताता हूँ कि मेरे बेटे पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। वह मेरा हाथ पकड़े मुझे किचन में ले गए, गैस जलाई और जलती हुई गैस पर मेरा हाथ रख दिया। मैं बुरी तरह से चीखने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन मेरे पति को मुझ पर तरस न आया। रोनित यह सब देखकर हंसते हुए ताली बजा रहा था। मेरे पति ने मुझसे कहा, खबरदार, जो तुमने दोबारा रोनित पर हाथ उठाया तो मुझे नहीं मालूम था कि मेरा पति ऐसी हरकत भी कर सकता है, वह भी एक बच्चे के लिए। एक बार फिर अपनी बीवी को बच्चों के सामने अहमियत नहीं देगा तो वह क्यों इज्जत देगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मैं रोती बिलखती अपने कमरे में चली गई। वक्त इसी तरह गुजरता चला गया और आखिरकार रोनित 10 साल का हो गया था और उसकी खुदगर्जी और पवन चढ़ गई थी और सुकून से आता हुआ खाना तैयार करके रख देती थी, क्योंकि अगर जरा भी देर हो जाती तो वह तूफान खड़ा कर देता। लेकिन आज सुबह से ही मुझे बुखार था।
मुझसे कोई काम नहीं हो रहा था, खाना भी नहीं पका सकी थी। कल की सब्जी मौजूद थी। मैंने सोचा कि वही आज रोनित को दे दूंगी। रोनित जब स्कूल से वापस आया, मैं बड़ी मुश्किल से उसके लिए रोटी बनाई थी। वह सीधा किचन में आ गया। कहने लगा, निशा रोटी नहीं बनाई अभी तक? ना जाने तुम क्यों इतनी स्वस्थ और कमज़ोर हो। मैंने कहा, मुझे सुबह से बुखार है। मैंने खाना टेबल पर रख दिया है, लेकिन कल वाली सब्जी देखकर उसने खाने की प्लेट पकड़ी और जोर से फर्श पर फेंक दी। मुझे बासी खाना खिलाकर बीमार करना चाहती हो? नहीं, मैं सिर हिला दिया। मैंने कहा, मुझे सुबह से बुखार है, मुझे कोई काम नहीं हो रहा है। मैं बुखार में अभी भी तप रही थी। मेरा सर बुरी तरह से चकरा रहा था, लेकिन रोनित शायद अपने आपे से बाहर था। कहने लगा कि ड्रामा मेरे सामने मत करो और चलो खाना बनाओ। मैं उसकी बात पर कांपने लगी। मुझे खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। खाना बनाना तो बहुत दूर की बात थी। मैं अपने कमरे में जाकर लेट गई। वह चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं नए सिरे से खाना बनाती। मेरा पति अपने ऑफिस से शाम को ही वापस लौटता, लेकिन आज शायद रोनित के फ़ोन करने पर जल्दी आ गया था। मैं उस वक्त बुखार में बेशक पड़ी सो रही थी। वह जब आया और मेरे बाल पकड़कर झटके से मुझे उठाकर बैठा दिया। कहने लगा, बदतमीज औरत, तुझे मैं इसलिए शादी करके नहीं लाया कि तू मेरे बच्चे को भूखा रखेंगी। यह कहकर वह मुझे बालों से पकड़कर किचन में ले गया। मेरा तो बुखार से बुरा हाल था, सर चकरा रहा था। मैं भी घसीटते हुए पति के साथ चली गई और बड़ी मुश्किल से बोली कि मुझे बहुत तेज बुखार है, मुझे भी चला भी नहीं जा रहा है। मैं खाना भी बना दिया, मगर रोनित ने सिर्फ इतना ही बोल पाई थी क्योंकि पति ने मुझे और बोलने का मौका ही नहीं दिया था। और फिर गर्म तवे पर मेरा हाथ रखकर चेहरे पर एक के बाद एक थप्पड़ मारने लगा। मैं दर्द से तिलमिला उठी। बुखार तो पहले था, अब दर्द के पूरे बदन में फैल चुका था। मगर जब पति ने मुझ पर हाथ उठाया और मेरे पूरे बदन में दर्द करने लगा, तो मैं चीख मारकर बेहोश हो गई। उसके बाद पति कितने ही देर मुझे मारता रहा, मुझे कुछ याद न रहा। आँख खुली तो देखा कि मैं यूं ही किचन के फर्श पर पड़ी हूँ। मेरे हाथ जले हुए थे, मेरे मुंह पर बाल बिखरे हुए थे, मेरा पूरा वजूद दर्द कर रहा था। बुखार अभी भी था, अगर उसके बावजूद सख्ते से उठकर पीछे दीवार से टेक लगाकर बैठ गई। रात को ना जाने कौन सा वक्त था, तभी मुझे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई थी। रोनित चलता हुआ किचन में आया था और आकर मेरे सामने एक अजीब सी मुस्कुराहट से आकर कहने लगा, जब नौकर मालिक की बात ना माने तो उसका यही अंजाम होता है। मुझे रोनित से उस दिन से बहुत ही ज़्यादा नफरत हो गई थी, मगर उसके बावजूद भी कुछ ना कह सकती थी, क्योंकि वह इस घर का मालिक था। यही सब तो सुनता रहता था। उसने तो अपनी माँ की जरा भी इज्जत ना रखी थी। पति ने मुझे अगले कई दिनों तक कोई बात ना की और ना ही मुझे दवा लाकर दी। मैं घरेलू चीज़ उपयोग करके अपनी तबीयत ठीक करने लगी। उसके बाद जैसी हालत चाहे मरी भी क्यों न रहे, मैं तो रोनित की बात को कभी खाली ना जाने दिया करती थी। उसके लिए ताज़ा खाना बनाया करती थी और उसकी हर जिद खामोशी से सहा करती थी। मगर उसके बावजूद उसका रवैया दिन पर दिन बिगड़ते ही चला जा रहा था। पति ने भी अब मुझसे बात करनी बंद कर दी थी। रोनित से बहुत प्यार करते थे और मुझे हर वक्त गुस्सा करते रहते थे कि जो रोनित कहे वही करो, उसका हुक्म का पालन करो और उसके हुक्म के खिलाफ मत जाना। मेरी अब यही कोशिश होती है कि बाप बेटी को शिकायत का मौका ना दूँ। मेरी सारी हसरत जो जैसे दिल में ही दफन हो चुकी थी। रोनित 12 साल का हो चुका था और अब समझदार था, मगर उसकी नफरत और बदतमीजी तो जैसे आसमान पर पहुंच चुकी थी। वह मुझे कभी भी तमीज़ से बुलाया नहीं करता था। एक रोज़ वह घर पर ही था। आज उसने स्कूल से छुट्टी की थी। मैं जब उसके कमरे के बाहर गई तो मुझे अजीब सी बदबू आने लगी। मेरे दिल रोंगटे खड़े हो चुके थे। मैंने एक झटके से जब दरवाज़ा खोला तो अंदर रोनित बैठा था और उसके हाथ में सिगरेट भी थी। वह भी बेफिक्री होकर सिगरेट के चस्का ले रहा था। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल चुकी थी। 12 साल के लड़के के हाथ में सिगरेट। मैं आगे बढ़कर रोनित के हाथ से सिगरेट छीन ली और फिर उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसको हाथ लगाने की?
क्यों अपनी जान की दुश्मन बन बैठे हो? आने दो तुम्हारे पापा को, आज बताती हूँ। मगर रोनित ने तो हद पार कर दी थी। वह गुस्से से उठा और मेरा हाथ पकड़कर मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। मैं हैरत में पड़ गई थी। वह मेरा बेटा था और अपनी माँ पर हाथ उठा चुका था। मैंने हैरानी से रोनित की तरफ देखा और बोली, क्या तुम्हें एक पल के लिए भी शर्म नहीं आई? मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मुझे ही थप्पड़ मार रहे हो। वह मुझे धक्का देकर बहुत ही गुस्से से कहने लगा, चल चल निकल यहाँ से। तू मेरी माँ नहीं है, सिर्फ एक मामूली सी नौकरानी है जिसे मेरे बाप ने झोपड़ी से उठाकर लाया है ताकि इस घर की साफ सफाई कर सके और मेरा कहना मान सके। दोबारा खुद को मेरी माँ कहा, इससे बड़ा और इससे बुरा असर करूँगा। उसके मुंह से आज भी सुना तो मुझे अपना वजूद बेमतलब सा लगने लगा। मैं रोने लगी और खामोशी से उसके कमरे से बाहर निकल आई। हाँ, यह सच था कि मैं उसकी सौतेली माँ थी, मगर थी तो उसकी माँ ही ना। मैंने उसे पाल पोस कर इस उम्र तक पहुँचाया था, मगर आज उसने कैसे मुझे बिल्कुल ही बेइज्जत कर दिया था। मुझे आज भी वह रात याद थी जब मेरी माँ ने मुझे विदा करके रोनित के बाबा के साथ भेजा था। मेरा ताल्लुक बहुत ही गरीब घराने से था। रोनित के पापा जैसे शख्स का रिश्ता आना ही उसके लिए खुशी से कम ना था। खासा कमाते थे, मगर रोनित के बाबा पक्की उम्र के थे। मगर मेरे बाप ने जरा भी ना सोची समझी बगैर मेरी मर्जी के रोनित के पापा से शादी कर दी। विदाई से पहले मेरी माँ ने हाथ जोड़कर मुझे यही कहा कि तुम इस घर में दूसरी बीवी बनकर जा रही हो। रोनित को एक माँ की तरह ख्याल रखना और अपने पति को कोई शिकायत का मौका ना देना। यह ना हो कि कल तक तुम पर कोई बात हो और वह तुम्हें घर से निकाल दे। यह बात हमेशा अपने दिमाग में रखना बेटी। तुम्हारा बाप एक दिहाड़ी करने वाला मजदूर है। उसके सर पर तुम्हारे बाद और बेटियों का भी बोझ है। माँ की नसीहत पल्लू से बांधकर यहाँ तक आ चुकी थी और शादी की रात में दुल्हन बनी अपने पति का इंतजार कर रही थी तो वह कमरे में आते ही नहीं थे। रोनित उनके बिना नहीं सोता था। जब वह कुछ देर मेरे पास आया और हमने कुछ बातें की तो एक बार फिर से अचानक से रोनित दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया और जिद करते हुए अपने बाबा को अपने साथ ले गया। मुझे मेरे पति ने कभी यह नहीं कहा कि तुम मेरी बीवी हो, यह घर तुम्हारा है, तुम्हें इस घर की हर चीज़ की मालकिन हो। उसने कहा यह घर और मेरा सब कुछ रोनित का है, बस वही इस घर का मालिक है। आज इस मालिक ने मुझे मेरी असली औकात दिखा दी थी। शाम को जब रोनित के पापा आए तो मैं रोनित की हरकत के बारे में उन्हें बताया। रोनित तो उनके सामने साफ मुकर चुका था और कहने लगा कि पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस आपकी नज़रों में गिराना चाहती है, वरना मैं क्यों सिगरेट पीऊँगा। रोनित के पापा कुछ शक हुआ। उन्होंने उसके कमरे की तलाशी ली, मगर वहाँ से कुछ भी ना मिला। उल्टा मुझ पर ही चढ़ गए। कहने लगे, रोनित के खिलाफ बात करने से पहले 100 बार सोचना, वरना तुम यहाँ रहने के लायक भी नहीं रहोगी। फिर मैं तुम्हें इस घर से निकालने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। मैं तो डर के मारे हैरान हो चुकी थी। आखिर करती भी तो क्या? रोनित को उसके हाल पर छोड़ देती तो वह बर्बाद हो जाता। यह सब देखकर कभी खामोश रहना पड़ा। यूं ही तेजी से गुजरता गया और रोनित बड़ा होता गया। वह तो मुझे तू कहकर बुलाया करता और कभी कभी तो नौकरानी भी कहकर मुझे अपने सारे काम करवाता था। मैं तो बस नौकरानी बनकर ही रह चुकी थी। लेकिन एक दिन रब ने मेरी सुन ली। रोनित 16 साल का था कि जब मैं उम्मीद से हो गई। उसी दिन तो मेरी खुशी डबल हो गई। शायद पति के दिल में मेरी भी अहमियत बढ़ जाती, यह सोचकर मैं खुश हो गई थी। यह खबर सुनकर मेरा पति भी खुश था। उसका रवैया भी मुझसे अच्छा हो गया था। लेकिन यह बात रोनित से बर्दाश्त नहीं हुई। रोनित बैठा हुआ था, लेकिन मैंने भी उसकी परवाह नहीं की। इस कदर जलता है तो जले। मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट का मशवरा देकर गए थे, लेकिन फिर भी मैं खाना खुद ही बनाती थी। मैं दोपहर को उठती तो सोचती कि रात के लिए खाना बना लूँ, लेकिन जैसे ही मैं किचन में दाखिल हुई तो बुरी तरह से मेरा पैर फिसला था और अगले ही मुंह के बल बहुत जोर से गिरी थी, क्योंकि किचन में सिरप का पानी गिराया गया था। मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा। मैं चिल्लाने लगी, खत्म कर दिया, यह सब कुछ सिर्फ मेरा है और किसी को मैं कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। मैं रात तक वहीं रोती तड़पती रही। रोनित घर से बाहर चला गया। जब पति घर आए तो मुझे डॉक्टर के पास ले गए। मेरा बच्चा खत्म हो चुका था।
मैं बहुत रोई, लेकिन उसका इल्ज़ाम भी पति ने मुझ पर ही डाल दिया कि मैं किचन धोने की कोशिश की तो मैं गिर गई। यह बात भी रोनित ने ही उन्हें बताया था। रोनित अब 19 साल का हो चुका था और अब उसकी आदतें और ख़राब हो चुकी थी। शिकायत आना शुरू हो गई, मगर रोनित के पापा को तो उस पर अंधा भरोसा था। मेरे पति की मौत हो गई, उनका सर पर साया था तो मैं खुद को सुरक्षित समझती थी, मगर अब उनके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। रोनित तो वैसे भी कभी मेरा ना बना था, भला अब वह मुझे कैसे मोहब्बत करता। बाबा की मौत पर वह भी दुखी था, मगर फिर सब कुछ भूलकर जिंदगी के मजे लूटने लगा। वह तब मुझे और बदतमीजी करने लगा था। एक दिन उसने कुछ ऐसा किया उसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी। वह एक लड़की को लेकर आ गया। वह लड़की बहुत रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी। रोनित उसे झटक कर चुप करने लगा। मैं कभी रोनित को देखती तो कभी उस लड़की को। रोनित उस लड़की को अगवा करके लेकर आया था। वो रोते हुए मुझसे कहने लगी कि आंटी, मुझे बचा लीजिए, रोनित मुझे मार देगा, यह ज़बरदस्ती मुझसे शादी करना चाहता है। रोनित मुझसे कहने लगा कि मैं आज और अभी इससे शादी करने वाला हूँ। नौकरानी जा, मेरा कमरा सजा, आज मेरी सुहागरात है। मैं किसी तौर पर उसकी शादी उस लड़के से नहीं होने देना चाहती थी। वह लड़की डर के मारे मुझे गिड़गिड़ा कर भीख मांगने लगी। और मासूम लड़की तो एक कॉलेज में पढ़ती थी, गरीब माँ बाप की बेटी थी। रोनित का उस पर दिल आ गया था और उसे मनाने लगा, मगर वह उसके झांसे में जब ना फंसी तो आज वह जबरदस्ती उसे उठाकर घर ले आया था। रोनित इस कदर गिर सकता है मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं उस लड़की को रोनित से छुड़वाकर अपने पास ले आई और गुस्से से कहने लगी कि मैं तुम्हें इस लड़की के साथ शादी हरगिज नहीं करने दूंगी। जाकर इसे वापस छोड़कर आओ, वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। वह जिस तरह हद पार करते हुए मेरे पास आया और चीखते हुए बोला, क्या करेंगी तू? क्या कर सकती है? नौकरानी मुझे धमकी देंगी? इतने पर निकल आए हैं तेरे? चुपचाप लड़की को इधर कर, वरना। मैं रोनित को डांटा और मना किया कि मैं तुम्हारी शादी इसके साथ कभी नहीं होने दूंगी। अगर तुमने इसके साथ जबरदस्ती की तो मैं पूरे मोहल्ले को तुम्हारी करतूत की बात बता दूंगी, तुम्हारे खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे। मगर रोनित तो जैसे आग बबूला हो चुका था। उसकी अकड़ को ठेस पहुंची थी। सौतेली माँ ने उससे जवान लड़ाई। गुस्से में बढ़कर मेरे पास आया और मुझे बाजू से पकड़कर बोला कि तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने जुबान चलाई? आखिर तुझे इतनी इजाज़त दी किसने कि तू मेरे सामने खड़ी होकर इस कदर बोल सके? आज मैं तेरा वह हश्र करूँगा कि दुनिया तेरी जैसी औरतें याद रखेंगी। मैं तो डर के मारे उसको देखने लगी थी। उससे पहले कि कुछ और कहता, रोनित मुझे पकड़कर कमरे में ले गया और बेड पर पटक दिया। मैं हैरत और बेचैनी से रोनित को देख रही थी। आखिर यह करने वाला क्या था? दिमाग मेरा चकरा रहा था, मैं कांप चुकी थी। आखिर वह ऐसा भी सोच सकता था? मैं गुस्से में उसकी तरफ देखने लगी और एक तेज थप्पड़ पूरी जान के साथ उसके चेहरे पर दे मारा। वह बलबिला उठा और उसके चेहरे पर थूक कर बोली कि शर्म कर, मैं माँ का दर्जा रखती हूँ। मैं तुम्हारे लिए अंधे मत बन, तुम इंसान हो, जानवर। खुद को इस हद तक मत गिराओ कि नर्क भी तुम्हें स्वीकार न करे। रोनित बहुत हाइपर हो चुका था। उसकी आंखों में तो जैसे खून उतर चुका था। फिर उसने मुझे अपनी गिरफ्त में लेकर मेरे साथ जो हरकत करनी चाहिए वह सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस पर तो जैसे मेरी किसी बात का असर ही नहीं हुआ था। मैं सौतेली ही सही, मगर उसकी माँ थी और उसके मरे हुए बाप की बीवी थी। मैंने उसे खुद से दूर किया, मगर वह तो मुझ पर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती करना चाहता था। उसने मुझे दोबारा बिस्तर पर पटक दिया और बालों से दबोचकर गालियाँ बकता हुआ मुझसे ज़बरदस्ती करने लगा। मैं ऐसे हार नहीं मान सकती थी। रोनित जैसे दरिंदे लड़के को आज मैं सबक सिखाना चाहती थी। मैंने फौरन से साइड टेबल पर मौजूद कांच का गमला उठाया और रोनित के सर पर दे मारा। मैंने उसे रोनित के सर पर कई बार मारा। रोनित गिरकर तड़पने लगा। खून की धारें निकलकर आसपास बहने लगी थी। उसके सर में कांच के टुकड़े घुस चुके थे और वह तड़प रहा था। मैं अब सिर्फ रोनित को देख रही थी और आखिर बार उसके सर पर दोबारा गमला पटकते हुए बोली, तू है, तेरे पर तुम जैसों पर तुम नासूर हो। जैसे पैदा होते हो वैसे ही मर जाना चाहिए था। तुम इंसान नहीं, सपोला है।
जैसे दुनिया जहाँ की इज्जत और मोहब्बत देकर भी देख ली, उसके बावजूद वह अपने ही पालने वाले को डसना नहीं छोड़ता। रोनित जमीन पर गिरा तड़प रहा था और मदद मांग रहा था, मगर मैं वही जमीन पर सहन कर गिरी रो रही थी। रोनित की अब से लेकर बचपन की सारी यादें और बदतमीजी मेरे दिमाग में किसी फिल्म की तरह चलने लगी थी। मैंने एक नज़र अपने वजूद पर डाली। बिखरे बाल और जगह जगह से फटे चुके कपड़े, मुझे घिन आई थी। रोनित वही तड़प कर अब हरकत करना छोड़ चुका था। वह खून भागकर मुझ तक आया, मगर मैं यूं ही बूंद बनी बैठी उसे देखती रही। रोनित मर चुका था। मैं उसे मारना तो नहीं चाहती थी, पर आज उसके अंदर का जानवर ने उसे मार दिया था। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।